नमस्ते दोस्तों, वैल्यू एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हैं। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे एचईजी और ग्राफाइट के स्टॉक्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये स्टॉक क्यों 10 गुना हो गए थे लास्ट 2 सालों में और बाद में हाई बना के अभी वो 50% क्यों करेक्शन दिखा रहे हैं। हम उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पैसे कैसे कमाते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे, उनके वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। एचईजी और ग्राफाइट, ये स्टॉक्स ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं जो स्टील प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो स्टील बेसिकली दो तरीकों से प्रोड्यूस होता है, एक है ब्लास्ट फर्नेस और दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी ईएएफ। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन मेल्ट करने के लिए कोल का यूज होता है और उसके कारण काफी पोल्यूशन होता है। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आयरन बेसिकली मेल्ट इलेक्ट्रिक आर्क से होता है, जिसके लिए ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। और एचईजी और ग्राफाइट इंडिया ये स्टॉक्स ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। तो चाइना जो है वो वर्ल्ड के टोटल 50% तक का स्टील खुद ही बनाता है। तो 2016 तक चाइना में मोस्टली स्टील जो 94% तक का स्टील इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस से ही बनता था और वो सिर्फ 6% का स्टील सिर्फ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनता था। उसके कारण काफ़ी पोल्यूशन हो रहा था। इसीलिए चाइना ने डिसाइड किया कि ये पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने ब्लू स्काई करके एक पॉलिसी लाई। तो ये पॉलिसी में ये डिसाइड किया था कि चाइना का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, जो इलेक्ट्रिक आर्क और जो ब्लास्ट फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्विच किया जाए। तो इसके ये जब स्विचिंग चल रहा था तभी चाइना का एक्सपोर्ट 30% तक 2017 में डाउन हो गया और इसका ही फायदा बाकी प्लेयर्स ने जो अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने उठाया। और चाइना छोड़ के जो बाकी कंट्रीज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का ही काफी ज्यादा यूज कर रही है, यानी 45% तक का स्टील रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से यूज होता है। और जैसे ही मैंने आपको मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, तो इसी कारण ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की काफी डिमांड बढ़ गई और इसीलिए उनके प्राइजेस भी काफी बढ़ गए। और जैसे मैंने मेंशन किया था कि एचईजी और ग्राफाइट इंडिया ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, तो इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज और मार्जिन्स भी काफी बढ़ गए। जैसे कि एचईजी ने 2017 में 50 करोड़ तक का लॉस डिक्लेयर किया था, तो 2018 में उनका प्रॉफिट 1080 करोड़ तक का होगा, यानी वो 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। उनके रेवेन्यूज भी काफी बढ़ गए और उनके प्रॉफिट मार्जिन जो 10 से 15% के आसपास रहते थे वो बढ़ के 75% तक के हो गए। तो ये एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन है जो 40 इयर्स में एक ही बार हुई है। चाइना ने 2020 तक डिसाइड किया है कि ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की कैपेसिटी बढ़ा के 160 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर तक की करनी है, जो कि टोटल स्टील प्रोडक्शन का 20% होगा। और यही 2016 में सिर्फ 6% था, यानी अराउंड 52 मिलियन मैट्रिक टन था। तो जब भी ये स्विचिंग होगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तो काफी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा, यानी वो काफी उनकी डिमांड और बढ़ जाएगी। पर ये सिचुएशन हमें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। यानी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में बेसिकली दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होते हैं अल्ट्रा हाई पावर यानी यूएचपी और दूसरे होते हैं हाई पावर यानी एचपी। तो चाइना में जो नई कैपेसिटी आ रही है तो ये एक सिंगल प्लेयर बड़ी कैपेसिटी नहीं बना रहा, छोटे छोटे प्लेयर्स बना के वो टोटल बड़ी कैपेसिटी बना रहे हैं। तो जिसमें उनको हाई पावर इलेक्ट्रोड्स से भी उनका काम हो जाएगा, क्योंकि हाई पावर इलेक्ट्रोड्स बेसिकली थोड़े छोटे फर्नेस में यूज होते हैं और उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। बट अल्ट्रा हाई पावर ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बड़े फर्नेस में यूज होते हैं और जिसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स बना के फिर से एक्सपोर्ट चालू कर देंगे, इसीलिए फिर बाकी प्लेयर्स को ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा, इसीलिए ग्राफाइट और एचईजी जैसे स्टॉक्स काफी गिर गए। बट एक्चुअल सिचुएशन ये है कि चाइना में अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 5 या 6 प्लेयर्स के पास ही है और एचईजी और ग्राफाइट इनमें से एक प्लेयर है। तो एक्चुअली जो एचईजी और ग्राफाइट इंडिया ये प्लेयर्स है उसका
वो 80% तक सिर्फ अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स ही बनाते हैं और बचा हुआ 20% हाई पावर या नॉन यूएचपी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उनका डायरेक्ट कंपटीशन चाइना से है नहीं, तो ये थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जब भी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइजेस बढ़ रहे थे क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, तो उसके साथ उनके रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ गए थे। और अल्ट्रा हाई पावर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए नीडल कोक की ज़रूरत होती है। तो ये नीडल कोक के प्राइजेस 250 यूएसडी से अराउंड 1500 यूएसडी तक पहुंच गए थे, यानी वो 6 गुना सिर्फ 2 सालों में बढ़ गए थे। एचईजी ने 2017 में 50,000 टन्स का ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस किए थे, जो 2018 में बढ़ के 64,000 टन्स तक के हो गए। और उनकी टोटल कैपेसिटी 80,000 टन्स है, यानी वो 2018 में अराउंड 80% तक का कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये कैपेसिटी बढ़ के 2019 में 90% तक की हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपांशन प्लान्स भी अनाउंस किए हैं, जिसमें वो 20,000 टन्स की नई कैपेसिटी डाल रहे हैं और उनकी टोटल कैपेसिटी फिर 1 लाख टन तक की हो जाएगी। इसमें उनको टोटल 1200 करोड़ का कैपेक्स करना है और ये कंप्लीट 3 सालों में हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये स्टॉक 50% तक के क्यों गिर गए हैं उनके हाई बनाने के बाद। तो उसका एक रीज़न मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मार्केट को ये डर था कि चाइना ज़्यादा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बना के बाद में वो एक्सपोर्ट करके मार्केट में डंप करना चालू कर सकते हैं, यानी काफ़ी कम प्राइजेस में वो इलेक्ट्रोड्स मार्केट में बेच सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि चाइना के पास यूएचपी यानी अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड बनाने की टेक्नोलॉजी है नहीं, और इसीलिए चाइना सिर्फ हाई पावर इलेक्ट्रोड जो छोटे फर्नेस में यूज होते हैं वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ग्राफाइट इंडिया और एचईजी जैसे स्टॉक्स 80% तक के सिर्फ अल्ट्रा हाई पावर के इलेक्ट्रोड्स ही बनाते हैं। और दूसरा ये रीज़न था कि नीडल कोक यानी जो रॉ मटेरियल है अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स का, उसके प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए हैं और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, पर उसका सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं है। यानी वर्ल्ड के काफ़ी कम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका जो सप्लाई है यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो टोटल डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। तीसरा ये रीज़न है कि ईरान के लिए यूएस ने कुछ सैंक्शंस निकाले थे, जिसके तहत दुनिया का कोई भी कंट्री ईरान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और ग्राफाइट इंडिया और एचईजी के 7 to 8% रेवेन्यूज ईरान से आ रहे थे, तो ये उनके लिए थोड़ा एक ड्रॉबैक हो गया है और उनके रेवेन्यूज आगे के साल में कम हो सकते हैं। उसके बाद में और एक प्रॉब्लम था, इंडिया ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, यानी उनके इलेक्ट्रोड्स इंडिया में इंपोर्ट होने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में निकाल दी थी। तो मैं फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूँ कि जो चाइनीज़ पहले भी इंपोर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट्स या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स चाइना इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी के हैं नहीं, यानी सिर्फ उनको नॉन यूएचपी बोला जाता है। और जो ग्राफाइट इंडिया और एचईजी ये स्टॉक्स है वो बहुत हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं, जिसको अल्ट्रा हाई पावर कहा जाता है। और उनका 80% प्रोडक्शन सिर्फ अल्ट्रा हाई पावर में ही है और बचा हुआ 20% प्रोडक्शन नॉन यूएचपी यानी जो चाइना से आ रहा है एक्चुअली उसका कंपटीशन है। तो बेसिकली उनका 80% कंपटीशन चाइना से है नहीं और बचा हुआ 20% कंपटीशन ही चाइना से है। अभी हम ये स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो ग्राफाइट इंडस्ट्री है जिसमें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, तो इसमें नया प्लेयर एंटर करने के लिए इतना इजी है नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये टोटल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में 5 या 6 ही प्लेयर्स हैं और नए प्लेयर्स एंटर नहीं कर सकते। और इनका टोटल कैपेसिटी अराउंड 7 लाख टन से सारे प्लेयर्स मिला के। और एचईजी का जैसे मैंने आपको मेंशन किया था उनका कैपेसिटी 80,000 टन से, और ग्राफाइट इंडिया का कैपेसिटी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एनुअली 98,000 टन से। तो ये दोनों कंबाइन करके आप देखोगे तो अराउंड 25% तक की कैपेसिटी सिर्फ इंडिया में ही है। और दूसरा है कि ये काफ़ी टेक्नोलॉजी लगती है ये बनाने के लिए, और ये कोई भी नए प्लेयर के लिए इतना इजी नहीं है ये इलेक्ट्रोड बनाना, तो इसीलिए कोई नए प्लेयर्स इसमें एंटर नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा है,
जो प्लेयर्स पहले ही इनमें है। हम दूसरा देखते हैं कि फिलहाल में HEG ने बायबैक अनाउंस किया था उनके शेयर्स का 5,500 रुपीज़ के लेवल पे ये बायबैक अनाउंस किया था और टोटल कुछ 750 करोड़ का ये बायबैक है, जिसमें जो प्रमोटर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने इसके थोड़े डिटेल्स फाइंड आउट किए तो मुझे ये समझा कि जब भी स्टॉक 4,200 के आसपास था तभी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था और उनका ये थिंकिंग था कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा 20-25% हम प्रीमियम देके ये बायबैक कर सकते हैं। बट अभी उसके बाद में स्टॉक अराउंड 2,000 के लेवल्स पे आ गया था, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है और ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है जो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली कंपनी अपने शेयर्स बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो ये मुझे एक थोड़ा निगेटिव लग रहा है स्टॉक्स के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे कि अभी ये दोनों ही स्टॉक अराउंड 2 या 3 के पी पे अवेलेबल है, बट हमें सिर्फ पी नहीं देखना है इनका वैल्यूएशंस करने में, क्योंकि इनके अभी फिलहाल के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि मार्जिन्स एक्सपांड हो चुके हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ गए, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ गए हैं। तो हमें देखना है कि ये फ्री कैश फ्लोज उन्होंने पहले क्या प्रोड्यूस किया है और या आगे जाके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हम उनका करेक्टली वैल्यूएशन कर पाएंगे कि फ्यूचर के कैश फ्लोज क्या है वो हमें डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू में और उसके अकॉर्डिंग हम उनको वैल्यू कर सकते हैं। तो उनके कैश फ्लोज ठीक है, कैश फ्लोज में मुझे इतना कुछ निगेटिव दिख नहीं रहा है, तो कैश फ्लोज ठीक है। बट एक मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑलरेडी ये प्लेयर्स अपने 80% की कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो और 20% की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि नीडल कोक जो रॉ मटेरियल है उनका सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कैपेसिटी बढ़ाने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। इनका मार्जिन्स काफ़ी एक्सपांड हो चुका है, यानी 12% से मार्जिन एक्सपांड होकर 75% तक हो गए, यानी मार्जिन और बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी अभी मुझे लग रहा है कि साइकिल ऑलरेडी प्ले हो चुका है और हमें कमोडिटी हम जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक हमें हाई पी पे बाय करना होता है और लो पी पे सेल करना होता है। इसका मतलब जब भी साइकिल डाउन ट्रेंड में होता है और काफ़ी प्लेयर्स उसमें लॉस बना रहे होते हैं तो हमें ऐसा प्लेयर ढूंढना होता है कि वो कम से कम लॉस बनाए वो सिचुएशन पे और उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो। बट अभी वो सिचुएशन है नहीं। आपने ग्राफाइट इंडिया 2016 या 17 में बाय किया होता और अभी सेल कर दे, वो आपके लिए आइडियल सिचुएशन होता। बट अभी नया एंट्री करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 2,000 रुपीज़ का प्राइस भी मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स अभी नेक्स्ट ईयर में आएंगे कैसे। उनका नया कैपेसिटी बनने के लिए 3 साल लगेगा, उनके मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ नहीं सकते 100 के आगे, उनके मार्जिन और एक्सपांड नहीं हो सकते। तो यही बड़ा क्वेश्चन है कि उनके आगे के प्रॉफिट्स कैसे आएंगे। तो हमें सिर्फ पी देख के आप ये शेयर्स सिर्फ 4,000 से 2,000 पे अभी आ गया है तो इसलिए मैं अभी बाय करता हूं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ठीक हो सकता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंपनी के लिए देखेंगे और उनका फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे।